हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के आगे के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर भी इसमें मैंने मार्क कर रखा है। 53 नंबर से 80 नंबर तक के क्वेश्चन को मैं कवर करने वाला हूं इसमें। बाकी के क्वेश्चन मैंने पिछली 2 वीडियो में कवर कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जितने भी टॉपिक मैंने करवा दिए हैं आप जरूर से उनकी प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए मैं जिस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ आप भी उसी तरह से सॉल्व करें, या फिर उससे बेहतर कर सकते हैं तो उससे बेहतर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन उससे लो लेवल पे मत जाइए, क्योंकि ये मेंस का पेपर है और मेंस के पेपर के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम भी है। आप अगर 2020 में भी मेंस देना चाहते हैं, ये नहीं कि अगर आप 2020 के लिए सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये नहीं कि जो 2019 का मेंस देने जा रहे हैं उसी के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े और हम जल्द से लाइव आने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक और शेयर कर दें। साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं नीचे आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्त, पहले सवाल में आपको क्या दिया गया है, पहला यानी कि सवाल नंबर 53। इसमें आपको बोला गया है कि यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ 20 सेंटीमीटर है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन में, आपको पता होगा। बेलन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr और इंटू में r+h। 2πr और इंटू में r+h। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 880 दे रखी है। आपको त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ यानी कि r+h की जगह पर 20 दे दिया है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2π और r और इंटू में r+h की जगह पर अगर मैं 20 लिख दूं तो ये बन जाएगा 880 बराबर का। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या ऊंचाई का योग है हमारे पास 20 से कट जाएगा 44 टाइम्स। आपको पता है 2πr का मतलब अगर परिधि 44 के बराबर है यानी कि त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगा, 7। 2πr अगर 44 है तो r 7 होता है। r अगर 7 है तो हाइट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि r और h का योग जो था वो 20 था। सॉरी, ये 20 नहीं होगा, 13 होगा ना, 13 होगा। 13 क्यों होगा, क्योंकि r और h जोड़ने पर 20 आना चाहिए। त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ 20 है, तो अगर r 7 है तो h हो गया 13। और हमें आयतन बताना है तो वॉल्यूम होता है πr²h यानी कि 22/7। ठीक है, πr²h हम लिख देते हैं 22/7। और r, अच्छा देखो, πr²h लिखना है तो भी ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये बात पता होगा कि r अगर 7 है तो πr² तो 154 आना है और इंटू में h केवल लिखना है यानी कि 13। और ये 3 चौका 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा और यूनिट डिजिट 2 केवल ऑप्शन सी में है। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, 3 चौके 12, लास्ट का अंक जो आएगा आंसर में वो 2 आएगा और हमारे पास ऐसा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आप पूरा गुना करके भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं और अगले सवाल को बनाते हैं जल्दी से। देखिए भाई, इस सवाल में आपको दिया गया है कि किसी ठोस गोले और ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान है। यानी कि एक गोले का स्फीयर का और एक हेमी स्फीयर का दोनों का जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया वो सेम है, तो दोनों के आयतन का वॉल्यूम का रेशियो बताना है। कोई बात नहीं है, अगर हम सरफेस एरिया समान करें, टोटल सरफेस एरिया, तो गोले में ये 4πr² होता है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्ध गोले में ये 3πr² होता है। बड़े गोले में हम बड़ा आर मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बड़ा आर का स्क्वायर। और छोटे गोले के लिए ये अर्ध गोला है तो इसको हम लिखते हैं 3 होता है ना, छोटे गोले में, अर्ध गोले में होता है 3πr का स्क्वायर। इसका आर हम छोटा आर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पाई तो साफ हो गया और हमें ये पता चल गया कि बड़ा आर का स्क्वायर बाई छोटा आर का स्क्वायर कितना आएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, 3/4 आ गया। बड़ा आर का स्क्वायर बाई छोटा आर का स्क्वायर कितना आ गया, 3/4 आ गया। चलो यहाँ से हम ये कह सकते हैं अब कि आयतन का अनुपात हमें बताना है, तो जो बड़ा वाला गोला है, पूरा गोला है, उसका आयतन कितना होता है, 4/3 और πr³ यही होता है। अगर हम अर्धगोले की बात करें तो उसमें आयतन होता है 2/3 और πr³। अब यहाँ से 3 पाई कट गया और 2 दूना 4, यानी कि हमें वैल्यू बतानी रह गई 2 और इंटू में बड़ा आर का क्यूब, नीचे छोटा आर का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आर का स्क्वायर अगर हमें पता है तो आर का क्यूब ही हम यहीं से निकाल लेते हैं। देखो, यहाँ से अगर मैं बड़ा आर बाई छोटा आर बात करूँ तो ये रूट में आ जाएगा √3/√4। ठीक है, और अगर मैं क्यूब करूँ इनका, तो क्यूब करने से इनका क्यूब भी हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3√3 और ये आ जाएगा 4√4। 4√4 का मतलब तो 8 बन गया ना, क्यों, 4√4 का मतलब, इसका मतलब तो 2 आ गया तो नीचे 8 आ गया। यानी कि बड़ा आर का क्यूब बटा छोटा आर का क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√3 और बाई 8 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3√3 और बाई में 8, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3√3/4, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक लंब प्रिज्म है जिसका तल जो है यानी कि बेस जो है वो समलंब है, यानी कि ट्राइपिज्म है बेस, और उसके समांतर भुजाओं की लंबाइयां हैं 25 और 11 सेंटीमीटर।
साथ ही साथ समांतर भुजाओं की लंबाइयों के बीच का जो लंब है यानी कि हाइट जो है समलंब का वो है 16 सेंटीमीटर, और पूरी प्रिज्म का जो हाइट है वो है 10। तो प्रिज्म का आयतन बताना है। प्रिज्म का आयतन आप डायरेक्ट बेलन के आयतन से कंपेयर कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मतलब आधार का क्षेत्रफल और इंटू में हाइट। आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई होता है प्रिज्म का आयतन। तो प्रिज्म का अगर वॉल्यूम लिखना है तो आधार का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। आधार का क्षेत्रफल, आधार समलंब है, ट्रेपिजम है, तो ट्रेपिजम का एरिया लिख दीजिए। समलंब का क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, 1/2 और समांतर भुजाओं का योग यानी कि 25 और 11 जोड़ेंगे तो 36, और इंटू में ऊंचाई कितना है उसका 16। ये आधार का क्षेत्रफल हो गया, बेस का एरिया, और इंटू में हाइट। तो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है 10। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 2 8 16, और अपने पास देखो 8 छक 48 और 1 जीरो, यानी कि लास्ट का जो आएगा वो 8 और जीरो आएगा। ये जीरो तो आना ही है, अगर जीरो छोड़ दें तो लास्ट में 8 छक 48 यानी कि लास्ट डिजिट 8 आएगा जीरो को छोड़ने के बाद। और ऐसा है हमारे ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। बाकी आप पूरा गुना करेंगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है, कुछ अलग नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। 15 सेंटीमीटर ऊंचे एक खोखले लंबवृत्तीय बेलन की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 6.275 सेंटीमीटर और 5.25 सेंटीमीटर हैं। यदि उन्हें पिघलाकर मूल बेलन की ऊंचाई की आधी ऊंचाई के बराबर एक ठोस बेलन बनाया जाए तो उस ठोस बेलन की त्रिज्या क्या होगी। कोई बात नहीं है, बना लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचा है खोखला बेलन। अब देखिए खोखला बेलन है तो अच्छा देखो, जब गलाकर और दूसरा पिघलाकर बनाया गया है दूसरा बेलन तो दोनों कंडीशन में वॉल्यूम बराबर होगा। मैंने पिछली वीडियो में कई बार बताया था आपको कि एक चीज़ को पिघलाकर दूसरा चीज़ बनाया जाए तो दोनों वस्तुओं का आयतन सेम होता है। तो आयतन अगर हम समान करने जाएंगे तो आपको पता है कि पहला बार भी बेलन है और दूसरी बारी भी बेलन ही बनाई गई है। तो बेलन की कंडीशन में पाई आर स्क्वायर एच दोनों तरफ होगा, तो पाई तो कट जाएगा, बस बचेगा आर स्क्वायर एच दोनों तरफ। तो अगर मैं आर स्क्वायर एच लिखने की कोशिश करूं तो पहला जो बेलन है मूल बेलन, उसमें बाह्य और आंतरिक त्रिज्या दिया है यानी कि वो खोखला बेलन है। तो खोखला बेलन है तो वॉल्यूम के लिए हम आर स्क्वायर जो करेंगे वो बाहरी आर का स्क्वायर माइनस भीतरी आर का स्क्वायर यानी कि बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6.75 का स्क्वायर और माइनस में 5.25 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में एच। तो ये आ गया तो मूल बेलन के लिए। और जो नया बेलन है उसमें क्या होगा आर स्क्वायर एच, तो उसका आर हम आर ही मान लेते हैं आर स्क्वायर, और एच जो लिखेंगे एच जो है वो आधा है, मूल बेलन की ऊंचाई की आधी है। यहाँ पर लिखा गया है मूल बेलन की ऊंचाई की आधी ऊंचाई के बराबर बनाना है। अब यहाँ से एच और एच तो कट जाना है। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे तो जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 1 12 बन जाएगा। और अगर आप घटाते हैं तो 6 में से 5 जाएगा तो एक 1.5 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू में इस 2 को भी हम इधर लाते हैं तो इंटू में 2 बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। इनको गुना करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा 36, और यहाँ से हम आर को कह सकते हैं कितना होगा 6, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आसान सवाल था, थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है और थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया है कि भूमि के एक आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 5:3। उसके स्वामी ने यानी कि ऑनर ने उसको चारों तरफ से घेरने के लिए 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपये खर्च कर दिए, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात आपको ये बता दूं मैं कि अगर 6,000 रुपये लगे हैं और 7.5 रुपये के हिसाब से लगे हैं तो हम अगर इसको टोटल डिवाइड कर लें तो हमें परिमाप मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर का अगर 7.5 रुपया लगा है तो कितने मीटर का 6,000 लगा होगा, आप 6,000 में 7.5 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा लेंथ कितनी है। लेंथ का मतलब ये आयताकार जो खेत है या फिर भूमि का टुकड़ा है इसकी परिधि निकल जाएगी, परिमाप निकल जाएगी अगर 6,000 को हम 7.5 से डिवाइड कर दें तो, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर का 7.5 रुपया, तो ऐसे ऐसे करके ये टोटल कितना मीटर लगा है हम 7.5 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके पेरीमीटर के यानी कि परिमाप का, तो परिमाप कितना होता है 2 इंटू में L प्लस B होता है। और ये आएगा कितना, ये आएगा 6,000 और बटे में 7.5 यानी कि 7.5 की। इस पॉइंट को मैं हटा दूँ तो ऊपर 10 चला जाएगा और ये 3 से 25 बार में कट जाएगा और ये 2 जीरो 4 से 25 बार में कट जाएगा। अभी 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 3 से 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि L प्लस B हमारे पास आ गया 400, ठीक है। L प्लस B अगर 400 आ गया तो आपको इनका रेशियो तो पता है 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। 5 और 3 का अगर रेशियो है इनका तो आप बोलेंगे 5 और 3 टोटल जोड़ के 8 है, लेकिन योगफल है कितना 400 है। 8 की वैल्यू अगर 400 और हमें अंतर बताना है, 5 और 3 में अंतर 2 है यानी कि 2 की वैल्यू बतानी है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे 100 आएगा बस। 8 की वैल्यू हमारे पास 400 है। 8 कैसे आया,
क्योंकि हमने 400 निकाल लिया कि लंबाई और चौड़ाई का जो योगफल है वो 400 है, और अगर इनका रेशियो 5:3 है तो 5×3 8 की वैल्यू अगर 400 है तो हमें 2 की वैल्यू बतानी है। अंतर 5 में से 3 जाएगा तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 अगर 400 है तो 2 100 के बराबर होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 58 पे आते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि यदि किसी शंकु को उसके अक्ष के मध्य बिंदु से होकर समतल खींचते हुए 2 भागों में काट दिया जाए तो शंकु के दोनों भाग के आयतन का अनुपात क्या होगा। सीधी सी बात है, चित्र की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ चित्र बना के कि यहाँ से मान लो अगर आप बीच से कट करेंगे ऐसे, और इसकी हाइट अगर 1 है और इसकी हाइट है 2, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का वॉल्यूम तो 1 आएगा क्योंकि इसका क्यूब करेंगे, और पूरे के जो वॉल्यूम होगा वो 2 का क्यूब 8 होगा। अब देखो, पूरा का वॉल्यूम 8 है और छोटे वाले का वॉल्यूम 1 है, तो इस छोटे वाले का वॉल्यूम अगर 1 है और पूरे का वॉल्यूम 8 है तो नीचे वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, 8 में से इस 1 को घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 1 और 7 आएगा। सीधी सी बात है कि हाइट का रेशियो अगर 1:2 हो गया, पूरा का हाइट अगर 2 है तो जब काटा जाएगा तो ऊपर वाले का हाइट 1 बच जाएगा, और अगर हाइट का रेशियो ये है तो वॉल्यूम का रेशियो इसका क्यूब कर देंगे, 1 और 8 आ जाएगा। ये छोटे वाले ऊपर का छोटा वाला ये जो भाग है इसका वॉल्यूम है 1, तो नीचे वाले का कितना होगा, 8 में से हम ये 1 घटा देंगे तो 1 और 7 आ जाएगा बस। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आंसर होगा। 1 और 8 में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 8 जो है ये पूरे वॉल्यूम का ऊपर से नीचे तक सभी वॉल्यूम का, सॉरी पूरे शंकु का ये आयतन है। ठीक है, पूरे शंकु का आयतन है, और हमें पूरा शंकु का आयतन नहीं बताना है, जो 2 भाग कटे हैं उनका बताना है। तो ऊपर वाला का तो 1 है और नीचे वाला का हम अगर पूरे में से 1 को घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोला गया कि एक लंबवृत्तीय बेलन आंशिक रूप से पानी से भरा है, यानी कि बेलन मान लेते हैं एक है ऐसा सिलेंडर, इसमें कुछ पानी है, मान लेते हैं यहाँ तक पानी है। ठीक है, अब इसमें ये बोल दिया कि 2 गोलक बॉल, यानी कि 2 गोले बॉल या गोलक बॉल का मतलब स्फेरिकल बॉल्स हैं, ठीक है, गोले की तरह का बॉल, उनको पानी में पूरी तरह से डुबा दिया गया, जिससे बेलन में पानी की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। इसके अंदर 2 गोला डाल दिया गया, ठीक है, जो इस पानी में पूरी तरीके से डूब जाते हैं, और इसमें ये दोनों गोले जब डूब जाते हैं तो ये जो पानी का स्तर है ये बढ़ जाता है, कितना, 4 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। अब ये भी दिया है कि एक गोला जो बॉल है, यानी कि पहला बॉल है, उसकी जो त्रिज्या है वो दूसरे बॉल की आधी है, और बड़े बेलन का जो व्यास है वो है 18, तो गोलकों की त्रिज्या बतानी है। कोई बात नहीं, आप ऐसे ध्यान रख लो कि जब भी ऐसा कंडीशन आए कि गोला या कुछ भी डुबाया जाए बेलन के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर डुबाया जाए, तो पानी का हाइट उतना ही बढ़ सकता है जितना कि इनका आयतन होगा। ठीक है, यानी कि पानी का हाइट बढ़ने से, अब 4 सेंटीमीटर मान लो पानी बढ़ गया, तो 4 सेंटीमीटर पानी बढ़ने से 4 सेंटीमीटर तक जितना भी पानी होगा, यानी कि पानी का जितना आयतन होगा 4 सेंटीमीटर हाइट के लिए, उतना ही आयतन होगा इन दोनों गोलकों का। यानी कि आयतन हम बराबर करते हैं ऐसे कंडीशन में, जितनी हाइट तक पानी बढ़ती है उस पानी का आयतन और जो चीज़ डुबाया गया है उसका आयतन बराबर होता है। तो हम यहाँ पे यही काम करने वाले हैं। देखो, तो हम पहले तो लिखते हैं कि 4 सेंटीमीटर तक बढ़ा है आयतन किसका, या हम पहले लिख लेते हैं गोलकों का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 और पाई r क्यूब, तो 4/3 और पाई तो कॉमन हो जाएगा दोनों गोलों में, क्योंकि दोनों ही गोले हैं, तो 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है। अब त्रिज्या की बात करें तो एक गोले की त्रिज्या अगर r है तो दूसरे गोले की त्रिज्या उसकी आधी होगी, यानी कि r/2 होगी। लेकिन हमें वॉल्यूम लिखना है तो r का क्यूब लिखना पड़ेगा, तो छोटे वाले के लिए r का क्यूब, एक के लिए r का क्यूब और दूसरा का त्रिज्या आधा है तो वो r के क्यूब बाई कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि r/2 का क्यूब करेंगे तो r का क्यूब बाई 8 आ जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। मैंने दोनों गोले जो डाले गए हैं उनका आयतन जोड़ दिया एक साथ। ठीक है, तो जोड़ने के क्रम में 4/3 पाई तो कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा r का क्यूब जो कि एक गोले के लिए है, दूसरे गोले की त्रिज्या अगर आधी है तो r/2 का क्यूब, यानी कि r³ बाई 8। और ये आयतन किसके बराबर होगा, बेलन में जितनी ऊंचाई तक पानी बढ़ी है उस पानी की आयतन के बराबर। तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h, तो r आपको पता है, अगर व्यास 18 है बेलन में तो त्रिज्या 9 होगा, तो 9 का स्क्वायर 81 r² और इंटू में h। ठीक है, तो h हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे भाई h लिखने के लिए आप ये लिख लो, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ा है तो h कितना हो गया, 4। अब यहाँ से 4 से 4 तो कट जाएगा, बाकी ये पाई से पाई भी कट जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर और क्या रह गया, तो आप बोलेंगे हमारे पास कि r के क्यूब में अगर r³ बाई 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9r का क्यूब, 1 मिनट, बटा का जोड़ करने के बाद 9r का क्यूब और बटे में 8 आ जाएगा, और बराबर में इधर 81 है और गुणा में 3 है, ये 3 मैंने राइट साइड भेज दिया। अब ये 9 से 9 81 कट जाएगा, तो 9 × 27 गुणा में 8, यानी कि r की वैल्यू आ गई 27 गुणा में 8, r की क्यूब।
ठीक है। तो केवल अगर आर की हम बात करें तो 27 का क्यूब तो 3 होता है और 8 का क्यूब 2 होता है, यानी कि आर आ गया 6। तो दूसरा तो आर का आधा था, यानी कि एक 6 है, तो दूसरा कितना होगा 3, क्योंकि एक आधा था। तो 6 और 3 यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। 6-3 कह लो या 3-6 कह लो, बात बराबर है। चलिए अगले सवाल पे आएंगे जल्दी से। देखिए भाई, इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है कि एक पिरामिड जिसका तल समबाहुभुज है। ठीक है, समबाहुभुज का मतलब हो गया आपका कि उसके हर एक साइड क्या है, बराबर है। रेगुलर पॉलीगन आप समझ लो, इंग्लिश में रेगुलर पॉलीगन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, समबाहुभुज है। अब ये कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पिरामिड का वो है 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके तल का जो क्षेत्रफल है यानी कि बेस का जो एरिया है वो 100 है। तो आपको बताना है कि पार्श्वीय फलक का क्षेत्रफल अगर 30 दिया है तो पार्श्वीय फलकों की संख्या कितनी होगी। पार्श्वीय फलक का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ऐसा अगर हमने प्रिज्म एक बना लिया, मान लो इस तरीके का ऐसा कुछ प्रिज्म होता है, आप अगर चित्र बनाना चाहो तो। ठीक है, ये साइड जो है ये इसमें आके मिलेगा। इसमें अब इस प्रिज्म में आपको ये जो है ये वाला ये पार्श्वीय फलक है, तो ऐसे ऐसे कितने फलक हैं ये बताना है, और बेस का एरिया हमें दिया है। अब बताओ, अगर टोटल सरफेस एरिया हमें दे दिया है कि टोटल एरिया 340 है, अगर हम टोटल एरिया में से इस बेस के एरिया को, बेस का एरिया का मतलब ये नीचे वाला पार्ट, इसको अगर मैं घटा दूं, इस जिसका मान 100 दिया है हमें, बेस का एरिया 100 दिया है, अगर 100 घटा दूं तो जो 240 बच रहा है, ये 240 किसका एरिया बचेगा, इन तलों का क्षेत्रफल बचेगा जो साइड साइड में रह गए हैं। ठीक है, अगर मैं बेस का एरिया घटा दूं इसमें से तो 240 जो आ रहा है ये केवल साइड वाले इस तलों का क्षेत्रफल बच गया, जो साइड साइड में तल हैं उनका क्षेत्रफल बच गया। और एक तल का क्षेत्रफल अगर 30 है तो ऐसे ऐसे कितने तल होंगे ताकि टोटल, सॉरी, ऐसे ऐसे कितने तल होंगे ताकि टोटल जो सरफेस एरिया बन जाए वो 240 बन जाए। आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो एक तल का क्षेत्रफल अगर 30 है तो कितने तलों का क्षेत्रफल 240 होगा, 30 से डिवाइड कर दो, एक जीरो से एक जीरो और 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 टोटल ऐसे पार्श्व फलक होंगे। ठीक है, 8 फेसेस होंगे, 8 फेसेस, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आएंगे जल्दी से। देखिए दोस्त, इस सवाल में आपको दिया गया है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का जो रेशियो है वो 2:3 है, उनकी हाइट का रेशियो आपको 5:3 दिया गया है, तो उनके आयतन यानी वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है। वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है और दोनों ही बेलन है, तो आपको पता है कि वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर एच लिखना रहता है, लेकिन पाई तो दोनों में साफ हो जाएगा क्योंकि पाई दोनों में ही आएगा तो वो तो कट जाएगा। बस हमें आर स्क्वायर एच लिखना है, आर स्क्वायर एच का रेशियो। तो पहला में आर स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4 और इंटू में इसका एच कितना है 5। फिर दूसरा में आर स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 और उसका एच कितना है 3। अब देखो कहीं कटने लायक है नहीं है, तो ये 4 5 20 और 9 तिया 27 आ जाएगा, यानी कि 20:27 ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आसान सवाल था, आप भी कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है किसी लोहे के घन के 3 किनारे 6, 8 और 10 हैं, उन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया जाता है, तो बड़े घन का किनारा कितना होगा। सीधी सी बात है, छोटे छोटे घन को पिघलाकर बड़ा घन बताइएगा। तो मैंने कई बार आपको बता दिया है कि जब भी एक चीज़ पिघलाकर दूसरा चीज़ बनाया जाए तो दोनों वस्तुओं का वॉल्यूम्स यानी कि आयतन बराबर होता है। तो 3 घनों का आयतन अगर आप देखेंगे तो आयतन भुजा का क्यूब होता है, साइड का क्यूब। तो 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब आपको जोड़ना पड़ेगा। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512 और प्लस 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एल क्यूब के बराबर होगा। तो एल क्यूब अगर इनको जोड़ेंगे तो 1728 आ जाएगा, और एल 1728 किसका क्यूब होता है 12 का, तो 12 अपना आंसर होगा। ठीक है, लास्ट में 2 देख के भी आप निर्णय कर सकते थे, सॉरी लास्ट में 8 देख के भी, क्योंकि लास्ट में 2 आएगा ऐसे कंडीशन में, और ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। देखिए अगले सवाल में आपको दिया है 2 संकेंद्रीय वृत्तियों की त्रिज्याएं जो हैं यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ठीक है, उनकी त्रिज्याएं हैं 68 और 22 सेंटीमीटर। इन वृत्तों की परिसीमाओं द्वारा परिबद्ध की गई बंद आकृति का क्षेत्रफल बताना है। यानी कि एक सर्कल ऐसे है, एक सर्कल इसके बाहर बाहर है, और ये जो एरिया है ये बताना है। ठीक है, तो संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। काम कर देंगे झट से। तो देखो पाई तो सवाल में ही है, तो हमें पाई रखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में पाई है। बड़ा आर का स्क्वायर यानी कि 68 का स्क्वायर माइनस में 22 का स्क्वायर, तो ये हो गया पाई। और ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जोड़ेंगे तो 68 22 90 होता है, घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6 और 6 में से 2 जाएगा 4 46। देखो लास्ट डिजिट की अगर बात करें तो 6 9 54 यानी कि 4, और एक जीरो है तो जीरो तो आना ही है, यानी कि लास्ट में 4 जीरो आएगा, और 4 जीरो ऑप्शन ए में है लास्ट में, यही अपना आंसर है। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि लास्ट डिजिट के लिए इस जीरो को अगर काट दो तो 9 6 54, लास्ट में 4 आएगा, और ये जीरो था तो एक जीरो भी आएगा, यानी कि 40 लास्ट में आएगा, और ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगर शौक है तो आप पूरा गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
देखें भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक गोलक की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक तार बनाई गई, तो उस तार की लंबाई बतानी है। आप ये समझ लो कि पिघलाकर बनाया गया यानी कि फिर से आयतन बराबर करना है। तो आयतन में देखो, एक तो गोलक था, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। तो मैंने ये ले लिया 4/3, 1 मिनट, 4/3 और पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई दोनों तरफ हालांकि कट जाएगा तो मैं पाई नहीं लिख रहा हूँ, आर क्यूब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 × 6 × 6। 3 बार 6 लिख दिया क्योंकि त्रिज्या 6 था, क्यूब लिखना था तो मैंने 3 बार लिख दिया। राइट साइड में तार बनाया गया है। तार कैसा होता है, बेलनाकार होता है, बेलन जैसा होता है, सिलेंडर जैसा होता है। तो बेलन का अगर हम आयतन लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और पाई तो हमने काट दिया है, तो बस आर स्क्वायर और एच बचेगा। आर स्क्वायर का मतलब 0.2, ठीक है, 0.2 इंटू में 0.2 और इंटू में एच का मतलब, एच तो फाइंड आउट ही करना है तो एच रखेंगे ही। ठीक है, अब देखो मेन दिक्कत है कि हमें सवाल में दिया है सेंटीमीटर में दोनों जगह है, और आंसर चाहिए मीटर में। लेकिन एक बात और आप समझ लो, मैंने कई सारे अपने वीडियो में ऐसा बोला है कि सेंटीमीटर और मीटर का खास फर्क नहीं पड़ता है। वो तो आपको 1000 या फिर 100 ऐसे गुना करना पड़ता है, जिससे पॉइंट इधर उधर खिसकेगा, लेकिन डिजिट्स तो वही रहने हैं। ठीक है, 90% केसेस में डिजिट वही रहते हैं, तो मैं केवल ऐसे ही काट लेता हूँ, डिजिट बाद में, पॉइंट को बाद में देखेंगे कि पॉइंट कहाँ जाएगा सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने पर। अब देखो अगर मैं काटूँ तो ये 2 दूना 4 से ये 4 कट जाएगा, और ये 3 दूना 6 कट जाएगा, और 36 दूना 72, 72 का मतलब 72। 7 और 2 अपने आंसर में आएगा ही आएगा। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाने पर बस पॉइंट इधर उधर होगा, लेकिन जो अंक होगा नॉन जीरो नंबर्स होंगे, भले जीरो आ जाए इधर उधर, जीरो भी आ सकता है, लेकिन नॉन जीरो नंबर्स जो होंगे वो 7 और 2 जरूर होगा। शून्येतर संख्याएं जो होंगे वो 7 और 2 होगा, और ऐसा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो गया। बाकी आप चेंज करोगे तो भी यहीं पर पहुंचोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है चेंज करने का। ठीक है, ये हम कब करते, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कब करते, जब हर एक ऑप्शन में 7 2 7 2 रहता। 7 2 7 2 कैसे रहता है, जैसे एक में 7 2 है, अगले में 7 2 0 है, अगले में 7.2 है, ऐसे अगर ऑप्शन रहता तो हम पूरा कैलकुलेट कर लेते। लेकिन ऐसा है ही नहीं, सारे ऑप्शंस में डिजिट्स अलग अलग हैं, इसीलिए मैंने बिना पॉइंट और बिना सेंटीमीटर का ख्याल रखे बना दिया, और अपना आंसर आ गया ऑप्शन डी। देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है एक तार की त्रिज्या को घटाकर 1/3 कर दिया जाता है, यदि उसका आयतन पहले जितना ही रहे तो उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं कि जो तार होता है वो बेलन के आकार का होता है, और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें पाई ऑलरेडी एक कांस्टेंट पार्ट है, पाई जो है ये अचर पद है, ये कांस्टेंट है, ये तो डिजिट होता है ना, नंबर होता है एक तरह का। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि अगर इसे आपको सेम रखना है यानी कि कांस्टेंट रखना है, तो जिस तरह से आप आर को चेंज करेंगे उसके अपोजिट तरह से एच को चेंज करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आर स्क्वायर जो होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एच के, यानी कि 1/h के बराबर होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं मैथ की भाषा में, या प्रैक्टिकली आप सीधा सीधा सोच लो कि आर को अगर आप जितना कम करेंगे, आर आधा करेंगे तो एच को 2 से गुना करना पड़ेगा, आर को आप 1/3 करेंगे तो एच को 3 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन मेन बात है कि यहाँ पर केवल आर नहीं है, आर का स्क्वायर है। ठीक है, आर के स्क्वायर का मतलब कि अगर आर को केवल 1/3 किया गया है तो आर स्क्वायर तो 1/9 हो जाएगा ना, क्योंकि आर 1/3 किया गया है 1/3, तो आर स्क्वायर तो 1/9 हो जाएगा। और अगर आर स्क्वायर को 9 से डिवाइड किया गया है तो एच को क्या करना पड़ेगा, 9 से गुना करना पड़ेगा, तभी बात बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा, 9 टाइम्स 9 गुना सही उत्तर है। देखें भाई अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत 50 पैसे के हिसाब से 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से है 7700 रुपया। ठीक है, और उसके चारों ओर बार लगाने का जो खर्च है वो बताना है कितना आएगा, जबकि प्रति वर्ग मीटर का खर्च कितना लगता है, 1.20 रुपया लगता है। अब सीधी सी बात, एक बात समझ लो, यहाँ पर जो पैसे दिया गया है ये वर्ग मीटर का है। वर्ग मीटर एरिया का यूनिट होता है, एरिया का मात्रक होता है क्षेत्रफल का। यानी कि अगर मैं 7700 रुपये को 50 से डिवाइड करूँ तो हमारा एरिया निकल जाएगा। जैसे पिछले सवाल में हमने डिवाइड करके क्या निकाला था, परिमाप निकाला था आयत का, आयताकार भूखंड था, उसमें भाग करने से परिमाप निकला था। परिमाप क्यों निकला था, क्योंकि यहाँ पर मीटर था केवल। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ग मीटर है, ये एरिया का यूनिट है, इसीलिए डिवाइड करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट एरिया अगर निकालूँ वृत्त का क्षेत्रफल, जिसे आप पाई आर स्क्वायर कहते हैं, तो ये एरिया किसके बराबर आ जाएगा, तो आप कहोगे भैया 7700 और बटे में 50 पैसे से डिवाइड कर दो। 50 पैसे को रुपयों में हम 1/2 कहेंगे। ठीक है, अगर 1/2 है, ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो 77 दूना 154 हो जाएगा, और 2 जीरो का 2 जीरो। अब आप बोलो कि अगर ये 154 ही होता पाई आर स्क्वायर के बराबर तो आर कितना हो जाता, 7 हो जाता, लेकिन ये 100 गुना है, 2 जीरो से गुना हुआ है,
यानी कि यहाँ पे एक जीरो और बढ़ेगा। ठीक है, क्यों एक जीरो और बढ़ जाएगा? क्योंकि 154 होने पर रेडियस 7 होता है, लेकिन यहाँ पर एरिया 100 गुना है उसका, तो रेडियस उसका 10 गुना होगा, एक जीरो बढ़ेगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि चारों तरफ उसके इतना, देखो प्रति मीटर है यहाँ पर, यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा? परिधि। चारों ओर अब वृत्त है, इसके चारों तरफ अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं तो परिधि निकालना पड़ेगा, और इसका खर्च 1.2 के हिसाब से लगता है, तो परिधि गुना में 1.2 आपको करना है। चलो तो परिधि हम देख लेते हैं, परिधि कैसे निकालते हैं? 2πr, तो हमें बताना है एक्चुअली में 2πr और इंटू में 1.2। अब 2πr जब 7 रहता है त्रिज्या, तो 2πr तो 44 होता है, लेकिन यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो ये भी एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा, और इंटू में 1.2 यही आपको बताना है। तो इस जीरो से पॉइंट तो साफ हो जाएगा, और 4 दूना 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा, ऑप्शन सी में इकाई अंक 8 है। ठीक है, बाकी आप पूरा भी गुना कर सकते हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आगे आएंगे और 67 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। देखिए सवाल नंबर 67 जो है, इसमें कुछ मिसिंग है सवाल में, तो मैं पहले आपको सवाल कंप्लीट बता देता हूँ कि कंप्लीट सवाल क्या है। हालांकि आप अभी जहाँ से भी आपको पीडीएफ मिला होगा तो उसमें कंप्लीट सवाल नहीं ही होगा, लेकिन काफ़ी खोजने के बाद मुझे कंप्लीट सवाल मिल गया है। मैं आपको बता देता हूँ क्या है कंप्लीट सवाल। इसमें आपको ये दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसके डायमेंशंस हैं 25 और गुणा में 20। ठीक है, 25 इंटू में 20 होता है, यहाँ पर डायमेंशंस हैं 25 इंटू में 20। ठीक है, और इसके चारों कॉर्नर से यानी कि चारों कोनों से स्क्वायर काटे जाते हैं, यानी कि वर्ग काटे जाते हैं, जिसका डायमेंशन है 2:2, यानी कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटा जाता है हर एक कोने से। अब आप हिंदी में सवाल को समझ लो कि सवाल है क्या। सवाल में आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दिया गया है, यानी कि एक आयताकार ऐसे शीट दिया गया है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, लंबाई है 25 और चौड़ाई है 20। अब ये कह रहा है कि इसमें हर एक कोने से एक एक वर्ग काटा जाता है, हर एक कोने से वर्ग काट दिया जाता है। ठीक है, हर एक कोने से एक एक वर्ग काट देते हैं, और वर्ग का जो भुजा है वो 2 है, यानी कि ये भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये सारा 2 है, हर एक तरफ 2 ही 2 है। अब देखो इसमें आप ये बात समझ लो कि अगर इधर भी 2 और इधर भी 2 कट जाएगा, पूरा लेंथ 25 था, 2 2 4 कट जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा? अब 21 रह जाएगा। ऐसे ही ये टोटल 20 था, 20 में से 4 कट जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा? अंदर का 16 रह जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसको जब ये कट के हट जाएगा, अच्छा कट के हट जाएगा तो ऐसा कुछ कंडीशन हमारे पास बचेगा। देखिए समझने के लिए ये सब बताना पड़ेगा, वरना इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ कंडीशन हमारे पास बचेगा। ठीक है, अब इसको मोड़ करके, उठा करके इसको मोड़ा जाता है, और मोड़ने के बाद एक बॉक्स बनेगा। इसको जब आप मोड़ेंगे तो ये एक बॉक्स बनेगा, घनाभाकार बॉक्स बनेगा इस तरीके का। ठीक है, जिसकी हमें वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है। ऐसा बॉक्स बन जाएगा आपको जब इसे आप उठा के मोड़ेंगे तो। ठीक है, इसी बॉक्स का आपको आयतन बताना है। तो देखो अगर हम इसको मोड़ेंगे तो आप एक बात तो ये समझ लो कि ऐसे कंडीशन में भाई ये 21 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, लेंथ 21 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा इसकी चौड़ाई, यानी कि ये हो गया 16, और जो हाइट होगा ये यही वाला 2 होगा, क्योंकि इसी को तो मोड़ रहे हैं। यही 2 है जिसको हम मोड़ेंगे उठा करके, इसको ऊपर उठा के मोड़ना है, तो हाइट जो आएगा वो 2 आएगा। अब वॉल्यूम अगर बताना है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर लेंगे, तो 16 और गुना में 21 और गुना में 2, तो 6 कम 6 दूना 12, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आएगा, और 672 अपना आंसर होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस कट गए हैं, लेकिन ऑप्शंस में किसी भी ऑप्शन में लास्ट में 2 नहीं है, केवल ऑप्शन बी में लास्ट में 2 है, इसीलिए 672 अपना आंसर होगा। आप पूरा गुना करके भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आशा है कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर से आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, तथा कमेंट भी कीजिए साथ ही साथ, ताकि हमें पता चले कि आप कितने लोग हैं जो इसके लिए काफ़ी सीरियस हैं ऐसे वीडियो के लिए। ठीक है, तो आप ज़रूर से कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आप सीरियस हैं ऐसे वीडियो के लिए या नहीं। ठीक है, वैसे मेरी कोशिश है कि जल्दी ही पूरा जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स के सलूशन ला दूं, और धीरे धीरे मैं काम कर ही रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल एनके मैथ्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर पीडीएफ नहीं है आपके पास ये वाला, तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 और 8 पाई है। अब ये कह रहा है कि उसे बेलन के आधार की त्रिज्या, उस बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी। एक्चुअली में ऐसा है। ठीक है, देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 4 है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया जो है वो है 8 पाई, तो आपको उसके आधार की त्रिज्या बतानी है। पहला बात आप ऐसे समझ लो कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है बेलन में वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 2πr × r + h, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमें सरफेस एरिया में, यानी कि
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आधार और 2 गुना में आधार का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ता है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, 2πr इंटू आर प्लस एच होता है, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 8π। अब देखिए इसमें 2π से ये तो कट गया 4 बार में। अब यहाँ से अगर मैं r से गुना कर दूँ तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, और h की वैल्यू हमें दी हुई है सवाल में 4, तो h अगर 4 है तो ये 4r आ जाएगा, और माइनस का 4 बराबर में 0। कुछ ऐसा कंडीशन बनेगा हमारे पास, ये बात आपको भी पता है। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा श्रीधराचार्य फार्मूला लगा के। कैसे आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई, या आप डायरेक्ट लिख ही लेते हैं। देखिए r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू होगी -b यानी कि -4 और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16, और 4ac का मतलब 4 चौका 16, और ये माइनस में है तो जुड़ जाएगा 32, और नीचे 2a तो 2 हो जाएगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, पहले तो आज को वर्गमूल तोड़ लेते हैं, तो देखो -4 हो गया, फिर प्लस माइनस, देखो माइनस वाला तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि अगर -32 ले लेंगे तो दोनों के पास माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस में रेडियस माइनस आ जाएगा, तो रेडियस माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए माइनस का चक्कर तो छोड़ ही दो, केवल हम प्लस ले लेते हैं यहाँ पे। तो -4 और प्लस √32 को 16 दूना 32 लिख सकते हैं। 16 का मतलब वर्गमूल हो जाएगा 4, तो 4√2 हो जाएगा, और बटे में 2। अब 2 से अगर आप इसको काटते हैं तो ये भी 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में, यानी कि आंसर आ जाएगा 2√2 और माइनस का 2। ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक बेलनाकार दूध के कंटेनर की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की आधी है, और आंतरिक भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, वो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कंटेनर में आने वाले दूध की मात्रा बतानी है। कंटेनर में दूध की मात्रा का मतलब हुआ वॉल्यूम बताना है कंटेनर का, यानी कि आयतन कितना होगा। अब कंटेनर कैसा है भाई, सवाल में आपको लिखा हुआ है कि कंटेनर है बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल है, तो बेलन का आयतन कुल मिला के आपको निकालना है, जिसके लिए हमें आर और एच की जरूरत पड़ेगी। πr² होता है, सीधी सी बात है। अब देखो आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर समझ लो, यही मेन मुद्दा है यहाँ पे। ठीक है, अगर बेलन ऐसा है, सीधा सा बात आप समझ लो, ये कंटेनर है इस तरह का बेलनाकार, इसमें दूध आता है, तो दूध में ये नीचे वाला तो पूरा कवर्ड होगा, यानी कि नीचे वाला खुला नहीं होगा, नीचे वाला मुंह जो होगा वो बंद होगा, ऊपर वाला सिरा जो है ये खुला होगा, ओपन होगा। तो अगर हम इसका इनर सरफेस एरिया लिखेंगे, आंतरिक भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो वो तो हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये साइड वाला ये साइड वाला, यानी कि 2πrh, और प्लस में हो जाएगा ये आधार का नीचे वाले का क्षेत्रफल, यानी कि πr²। अब 2πr² यहाँ पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर से एक खुला है कंटेनर दूध मापने के लिए, दूध मापने वाला है, ठीक है, तो ऊपर से तो खुला ही होगा, इसीलिए 2πr² यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब इसी की वैल्यू हमें दे रखी है 616, और यहाँ से अभी हमें r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो मैं इसको हटा के और लिखने के लिए जगह बना लेता हूँ, आप बात समझ गए होंगे कि क्या करना है। मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो हमें ओवरऑल क्या दिया था, 2πr और h, और प्लस में πr², ये दिया था 616। ठीक है, ये कितना दिया था दोस्त, 616। अब यहाँ से समझ लो आप कि हम चाहें तो 2πr कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो 2πr मैं कॉमन अगर ले लूँ तो अंदर बचेगा इसमें h कितना है, इसमें दिया गया है कि त्रिज्या जो है वो ऊंचाई की आधी है, यानी कि ऊंचाई त्रिज्या का डबल होगा, सीधी सी बात है। तो ऊंचाई को h को मैं 2r लिख देता हूँ, और अंदर में इसमें एक r तो बचेगा ही बचेगा, और इक्वल टू में 616। इस बात को आप जरा ध्यान से समझ लो, 2πr मैंने कॉमन ले लिया, सॉरी 2πr तो कॉमन होगा ही नहीं, ये तो गलत कर दिया मैंने ना, क्योंकि दूसरे वाले में 2 है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं है, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 2r ले लूँ, ये 2r ले लूँ h के बदले में, तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा, और प्लस का ये भी πr² ही है, यानी कि ओवरऑल ये कितना बन जाएगा, 5πr² बन जाएगा। ठीक है, तो 5πr² अगर 616 के बराबर है, तो यहाँ से अगर मैं मान रखने की कोशिश करूँ सब चीज़ का, तो रख के कटाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो 5 का 5 पाई के बदले हम लिख देते हैं 22/7, और इंटू में r² बराबर हो गया 616। ठीक है, आप कटा लो, यहाँ से ये कट जाएगा, 22 से तो कटता नज़र आ ही रहा है, या फिर 22 से अगर नहीं कटाना चाहते हो तो 11 से ही कटा लेते हैं। ये 11 × 5 = 55 कटेगा, और फिर बच जाएगा 6, तो 11 × 6 = 66 कट जाएगा। 56 बार में 11 से कट गया, और 2 से और कटा देंगे तो 28 बार में कट जाएगा, यानी कि r² की वैल्यू आ गई 28 को मैं लिख देता हूँ 7 चौक 28, और ये 7 भी उधर जाएगा, इंटू में 7 और बटे में 5। अब यहाँ से मैं r को लिख सकता हूँ 2 7 में से 1 7 तो बाहर आ जाएगा, और 1 4 2 4 में 1 4 है, उसमें से 1 2 भी बाहर आ जाएगा, यानी कि 7 दूना 14 हो जाएगा ऊपर, और नीचे का √5 हो जाएगा। अब हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई 14/√5। ठीक है, और हमें क्या बताना है,
आयतन बताना है यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बताना है। अब रेडियस अगर इतना है तो एच कितना होगा, एच इसका डबल है यानी कि एच हो जाएगा 14 दूना 28 बटे में √5। अब हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर एच यानी कि आयतन, तो पाई का मतलब हो गया 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 14 का स्क्वायर 196 और बटे में √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। एक मिनट, 196 बटे में मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ इधर। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच बताना है, तो पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर हो गया 14 का स्क्वायर 196 बटे में √5 का स्क्वायर 5 और इंटू में एच हो गया 28 और नीचे √5 का वैल्यू आपको सवाल में दिया हुआ है 2.23। अब इसी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमारे पास तो जगह कम ही है, ठीक है। आगे इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, ऐसा नहीं है, हालांकि लगभग में आंसर बताना था और ऑप्शन भी नज़दीक नज़दीक हैं। अगर लगभग में आंसर बताना हो और ऑप्शन नज़दीक नज़दीक हो तो आप समझ लेना कि ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव है, सीधी सी बात है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को जिसमें लगभग में आंसर निकालना हो और ऑप्शन नज़दीक नज़दीक हो तो आप समझ लो कि भाई हमें इसको स्किप कर देना चाहिए और बाद में जब टाइम बचे लास्ट में तब इसे करना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके और बाकी क्वेश्चन पर आपको ध्यान लगाना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करना चाहिए। तो चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। आगे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि त्रिज्या है 2.1 डेकामीटर, 2.1 डेकामीटर त्रिज्या वाले एक ठोस पीतल का गोला है जिसे 7 सेंटीमीटर लंबा एक लंबवृत्तीय बेलन यानी कि छड़ के रूप में बनाया जाता है। आप सीधा सीधा भाषा में ऐसे समझो कि 2.1 डेकामीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला है जिसको पिघला करके और 7 सेंटीमीटर लंबा एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है, बेलनाकार छड़ बनाया जाता है। तो आपको उस बेलनाकार छड़ का और उस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो बताना है। अब देखिए बेलन में हमें हाइट तो पता है 7, लेकिन त्रिज्या पता नहीं है, तो त्रिज्या पहले पता करेंगे और इसके लिए हमें दोनों का आयतन बराबर करना पड़ेगा क्योंकि एक चीज़ पिघलाकर दूसरा चीज़ बनाया जा रहा है। तो आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 और पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर कितना हो जाएगा, देखो 2.1 है डेकामीटर में, डेकामीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 से गुना करना पड़ेगा यानी कि ये कितना हो जाएगा 21 का क्यूब, पाई आर क्यूब होना है तो 21 का क्यूब। 21 क्यों, क्योंकि 2.1 को हमने 10 से गुना कर दिया डेकामीटर से मीटर में लाने के लिए। ये ध्यान रखना कि अगर डेसीमीटर होता तब 10 से भाग करते, लेकिन ये डेकामीटर है तो 10 से गुना कर दिया हमने। अब ये हो गया इतना और इक्वल टू में हमें बेलन का आयतन लिखना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर और इंटू में एच, तो एच तो 7 है, पाई से पाई तो कट गया और कुछ कटने का नाम नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास 4 गुणा में 21 का क्यूब का मतलब 21 गुणा 21 गुणा में 21 और नीचे ये 3 है, एक 7 भी नीचे आ गया बराबर का आर स्क्वायर। अब ये देखोगे 7 या 21 से 21 कट गया तो आर कितना आ गया, 21 के स्क्वायर में से एक 21 आ गया और 4 के स्क्वायर 4 में से एक 2 आ गया, यानी कि आर आ गया हमारे पास 42। अब आर अगर 42 आ गया तो एच तो 7 था ही, हमें क्या बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। चलिए पहले रड का लिखना है यानी कि बेलन का, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। हमने लिख दिया 2 पाई आर, तो आर का मतलब हो गया 42 और इंटू में आर प्लस एच, तो 42 और 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 49, आर प्लस एच का मतलब हो गया 49। और नीचे हमें गोले का एरिया लिखना है, तो गोला 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, गोले में आर था 21 तो 21 गुणा में 21 आ गया। अब इसको कटा लो तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, 21 दूना 42 से 42 कट जाएगा, ये 7 सत्ते 49 और ये 3 सत्ते 21, 7/3 का अनुपात मतलब हुआ 7:3। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। देखिए भाई अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 6 है, ठीक है। और एक ऐसे वर्ग की रचना की गई है जिसकी एक भुजा जो है वो आयत के विकर्ण के बराबर है, ठीक है। यदि वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल का अनुपात 5:2 है तो सेंटीमीटर में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। काफ़ी आसान है, देखो ये तो दिया है कि लंबाई और चौड़ाई का योग है 6, तो हम ये कह सकते हैं कि l + b कितना हो गया 6 हो गया। दूसरी बात आपको दिया गया है कि वर्ग का जो भुजा है वो आयत के विकर्ण के बराबर है और दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो है 5:2, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखो अगर ये 6 दिया है तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, l + b = में 6 होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा l² + b² और प्लस में 2lb और ये आ जाएगा 36 के बराबर। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है बात।
अब एल स्क्वायर बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयत का होता है विकर्ण, आयत के विकर्ण का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और विकर्ण जो है वो वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी कि हम विकर्ण के बदले में वर्ग की भुजा अगर ए लिख दें तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। और ये कितना है? देखो ए स्क्वायर का मतलब ये है वर्ग का क्षेत्रफल, ये स्क्वायर का क्षेत्रफल हो गया, और ये हो गया स्क्वायर के लिए मैं एस लिख देता हूँ, आप ऐसे समझ लो। ये ए स्क्वायर हो गया कितना? ये हो गया एस, यानी कि स्क्वायर का एरिया, प्लस में यहाँ पर क्या है अपने पास 2, और एल बी के लिए हम रेक्टेंगल का एरिया लिख देते हैं आर। ये किसके बराबर है भाई? 36 के बराबर है। देखो ए स्क्वायर जो है ये स्क्वायर का एरिया था, तो इसके लिए मैंने एस लिख दिया, स्क्वायर का एरिया वर्ग का क्षेत्रफल। एल बी होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो उसके लिए मैंने आर लिख दिया रेक्टेंगल के लिए, और 2 का 2। अब रेशियो में आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल है 5 और आयत का क्षेत्रफल है 2। अब यहाँ पर अगर वर्ग के क्षेत्रफल एस के लिए मैं 5 लिख दूँ तो ये 5 हो जाएगा, और प्लस में आर के लिए रेक्टेंगल के एरिया के लिए मैं 2 ले लूँ तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये बराबर में हो जाएगा 36। यानी कि 5 और 4, अगर 9 की वैल्यू सवाल में 36 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और हमें क्या बताना है? हमें वर्ग का बताना है। वर्ग का मतलब किसका? 5 का। अब 1 अगर 4 के बराबर है तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 5 चौके 20 के, और 20 अपना आंसर है। आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। मैंने क्या किया, मैं एक बार वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से होल स्क्वायर मैंने निकाला, और मैंने बोला कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयत का विकर्ण हो गया, और वो वर्ग की भुजा के बराबर है, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि ये क्षेत्रफल हो गया वर्ग का, और प्लस में 2 इंटू एल बी, ये आयत के क्षेत्रफल का डबल है, तो 2 इंटू में आयत का क्षेत्रफल आर लिख दिया, और ये 36 के बराबर है। अब देखो एस का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल रेशियो में 5 है, तो 5 रख दिया मैंने, 2 का 2 ही रहने दिया मैंने, आर के बदले मैंने रेक्टेंगल का एरिया 2 ले लिया, तो 2 दूना ये 4 हो गया। अब 5 4 टोटल 9 हो गया 36 के बराबर, तो 1 हो गया 4 के बराबर, और हमें वर्ग का क्षेत्रफल बताना था जो कि रेशियो में 5 यूनिट है, तो 1 अगर 4 के बराबर है तो 5 20 के बराबर होगा, और 20 अपना आंसर है। देखिए भाई यहाँ पर क्या बोला गया है आपको, यहाँ पे आपको दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलक है जिसे पिघलाकर 4 सेंटीमीटर लंबा एक खोखला लंबवृत्तीय बेलनाकार ट्यूब बनाया गया है जिसकी बाह्य त्रिज्या 5 है, तो ट्यूब की मोटाई क्या है? काफ़ी आसान है, जब पिघलाकर दूसरा चीज़ बनाया गया है तो वॉल्यूम सेम करना है और कुछ नहीं। तो वॉल्यूम सेम कर लेते हैं। पहला गोलक था तो गोलक का वॉल्यूम होगा 4/3, और पाई और आर का क्यूब, तो आर है 3, तो 3 का क्यूब हो गया 27, और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास किसका क्यूब भाई? तो दूसरी तरफ हमारे पास बेलनाकार ट्यूब है, तो बेलन का आयतन लिख देंगे, लेकिन वो खोखला है तो उसके लिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा बाहरी आर का स्क्वायर और माइनस भीतरी आर का स्क्वायर। बाहरी त्रिज्या 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस में आर का स्क्वायर, और इंटू में एच तो दिया है हमें 4। अब यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, और 4 से 4 कट गया, और 3 से 9 27 कट गया, तो इधर 9 हो गया, और बराबर में हो गया 25 माइनस में आर का स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर हो गया 16, और आर कितना हो गया हमारे पास? 4 हो गया। अब देखो अगर भीतरी त्रिज्या 4 है, बाहरी त्रिज्या 5 है, तो मोटाई कितनी हो जाएगी भैया? थिकनेस हो जाएगी बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या, यानी कि 5 माइनस 4, 1, और 1 अपना आंसर है। ऑप्शन 1 जो है वो सही उत्तर है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक सम पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, पिरामिड की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, और पिरामिड को उसके आधार के समांतर 2 तलों द्वारा समान ऊंचाई के 3 भागों में काटा जाता है, और ऐसे कंडीशन में ऊपरी, मध्य तथा निचले भागों का आयतन क्या होगा? ये बात तो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि ये 1/7/19 होता है। जिसको पता है उसके लिए तो ये इजी है, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ। देखो पिरामिड का सीधा मतलब कोण जैसा है, यानी कि शंकु जैसा होता है इसमें। और जब रेशियो की बात आ गई है और 3 समान भागों में काटा गया है, तो इस डेटा का कोई यूज नहीं है, 4 और 9 का कोई इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर। आप डायरेक्ट यहाँ पर देखो कि ऐसा अगर पिरामिड है लेट से, ठीक है, मैं बड़ा ही बना लेता हूँ एक शंकु, ऐसा एक पिरामिड है मान लो शंकु जैसा। अब इसमें क्या दिया गया है कि इसकी पूरी हाइट को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, तो मैंने बांट दिया, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये 1 है, ठीक है, और टोटल अगर 3 था, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी कि टोटल 3 था, तो 3 बराबर भागों में हमने बांट दिया। अब ये 1 होने का मतलब मैं इसको इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 2, और टोटल यहाँ से नीचे तक कितना होगा भैया? 3 होगा। अब ये अगर मान लो हाइट का रेशियो है, हाइट का रेशियो हमारे पास कितना आ गया? 1:2:3 आ गया तीनों पार्ट का। इसका हाइट अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट 2 है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट 3 है। हाइट का रेशियो ये है, तो वॉल्यूम का रेशियो होगा 1, और 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, और 3 का क्यूब हो गया 27। ये वॉल्यूम का रेशियो
होता, लेकिन ये किसके लिए है भाई, ये इसके लिए है कि पहला वाला ये पार्ट हुआ और दूसरा वाला ये पूरा हुआ और तीसरा वाला ये पूरा हुआ, तब ये 1 8 27 है। ठीक है, लेकिन हमसे 1 8 27 ये वाला नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ये ऊपर वाला, तो यही चाहिए, तो इसके लिए हम एक ही लिखेंगे। लेकिन दूसरे में हमें ये चाहिए, ये कैसे निकालेंगे, जब दो वाला में से हम एक वाला घटा देंगे। दो वाला का आयतन है 8 और एक वाला का आयतन एक ही है, तो 8 में से एक घटा देंगे तो ये 7 आएगा। ऐसे ही 27 में से 8 घटाएंगे तो तीसरा आएगा और ये आएगा 19, और 1 7 19, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो अपना सही उत्तर होगा। ये बहुत लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको दिया है कि एक खोखले शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी त्रिज्या वाला एक गोला, यानी कि मैक्सिमम जो गोला है वो उस शंकु के अंदर डाला जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। कोई बात नहीं है, देखिए पहले तो आप ये समझ लो कि एक ऐसे शंकु है, ठीक है, इसके अंदर एक गोला डाल दिया गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये मैं हाइट बना देता हूँ इसका, और यहाँ पर रेडियस हो गया। शंकु की त्रिज्या तो आपको 8 दे रखी है, ठीक है। शंकु का हाइट यहाँ से यहाँ तक 15 दे रखा है, ये भी ठीक है। अब देखो 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। ये तिरछी ऊंचाई जो आएगी ये कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। स्लांट हाइट कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, क्योंकि 8 15 17 का ट्रिपलेट बन जाता है। अब इसमें ये बात आप समझ लो कि हमें आधार की त्रिज्या 8 का रेशियो बताना है किससे, गोले की त्रिज्या से। तो इसके लिए हम यहाँ से इस पर लंब डाल देते हैं स्पर्श रेखा पर, और ये लंब बन गया। अब इसमें ज़रा ध्यान से आप बात समझिएगा, यहाँ सिमिलरिटी लगानी होती है, ये बात पता होगा अगर आपने पहले सॉल्व किया है तो। ये तो हमारा त्रिज्या ही है आर, ये भी त्रिज्या है आर, ठीक है। पहला आर मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये आर है एक्चुअली में, ठीक है, और ये भी आर है, जिसमें से यहाँ पर 90 डिग्री भी बना हुआ है। अब ये समझ लो, और इसमें यहाँ पर 90 डिग्री है शंकु में, नीचे यहाँ पे 90 डिग्री है। अब एक बात आप समझ लो यहाँ पे कि अगर पूरा ये 15 था, यहाँ से यहाँ तक 15 था, और नीचे केवल इतना भाग आर हो गया, तो ऊपर वाला 15 में से आर घटा देंगे तो आ जाएगा। यानी कि मैं इस भाग की बात कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 15 माइनस में आर के बराबर, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारे पास 15 माइनस में आर के बराबर। अब देखिए अगर मैं सिमिलरिटी लगाता हूँ, तो आप चाहें तो इसको अलग भी बना सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक अलग चित्र भी बना लो, ऐसा कुछ है, समझने में दिक्कत है तो। ये है हमारे पास 8, ये है 17, और यहाँ से एक लंब खींचा गया है ऐसे, और ये भी आर है हमारे पास, और ये ऊपर वाला केवल पार्ट है 15 माइनस में आर, और ये नीचे वाला भी आर है। अब इसमें से अगर आप लगाते हो यहाँ पर सिमिलरिटी, तो देखो पहले अगर हम बात करते हैं आर हमें चाहिए, तो ये वाला एंगल जो है ये कॉमन है दोनों में, जो मैं अभी बना रहा हूँ। देखो इसमें बनाऊँ पिंक से अगर, तो ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो इसके सामने छोटे वाले त्रिभुज में, हालांकि इस चित्र को हटा दो, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, हम शंकु में ही देख के बात को समझ लेंगे, ठीक है, ऐसे जगह की कमी पड़ जाएगी। तो देखिए मैं इस एंगल के सामने की बात कर रहा हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ब्लैक से। ये वाला जो एंगल है इसके सामने छोटे वाले में क्या है, आर है, और बड़े वाले में इसके सामने क्या था, 8 था, ठीक है। बड़े वाले के सामने, बड़े वाले की त्रिज्या है 8, तो आर बाई कितना हो गया भाई, 8 हो गया। दूसरा बार हम लेते हैं 90 डिग्री के सामने का, तो 90 डिग्री के सामने छोटे वाले में क्या है, 15 माइनस में आर है, और बड़े वाले में 90 के सामने क्या है, 17 है। बस इसको आप सॉल्व कर लो, तो 8 आर और 1 आर, 9 आर नहीं 17 ना होगा, 8 और 17, 17 और 8 7 15, यानी कि 25 आर किसके बराबर हो जाएगा, 15 अठे 120 के बराबर होगा, ठीक है। 25 आर अगर 120 के बराबर है, तो ये 3 पचे 15, और ये हो जाएगा कितना पचे भाई, 24 पचे 120, यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 5 पचे 25 होगा ना, बिल्कुल, ये 5 पचे 25 और ये 24 पचे 120, यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 24/5। अब देखो हमें रेशियो बताना है किससे, ये 24/5 है, हमें रेशियो बताना है इसी का 8 के साथ। अब देखो ये 8 तियाँ 24 हो गया और 5 उधर चला गया, आपको नहीं दिक्कत है तो मैं अलग लिख देता हूँ और फिर समझा देता हूँ। हमें रेशियो बताना है इसी आर का, यानी कि 24/5 का और 8 का, तो ये 8 तियाँ 24 हो जाएगा, और रेशियो आ जाएगा 3:5 या 5:3, जो भी इधर उधर होगा आप देख लीजिएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक समवृत्ताकार बेलन है, ठीक है, एक समवृत्ताकार बेलन है जिसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात उसके दोनों आधारों के कुल क्षेत्रफल से 2:1 है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास 23,100 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें बेलन का आयतन बताना है।
देखिए सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं कि ये जो दिया है इसको इसके रेशियो में ब्रेक कर लेते हैं। पहले आप रेशियो का मतलब समझ लो कि हमें जो रेशियो दिया है ये 2:1, ये किसका रेशियो है। 2:1 में ये है हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि बेलन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh। और ये जो 1 है ये क्या है भाई, 1 है हमारे पास इसमें। देखिए दूसरा है दोनों आधारों का क्षेत्रफल। दोनों आधारों का क्षेत्रफल, बेलन में दोनों आधार कैसे होते हैं भाई, वृत्ताकार होते हैं, तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल यानी कि 2 बारी वृत्त का क्षेत्रफल। 2 बार वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब 2πr² का वैल्यू है ये, ठीक है। 2πr², 2 बार वृत्त का क्षेत्रफल, एक बार तो πr² हुआ, 2 बार के लिए 2πr² हो गया, ठीक है। आप वापस समझ लीजिए, 2 जो है इसमें दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दोनों आधारों के कुल क्षेत्रफल से। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πRh और दोनों आधारों का क्षेत्रफल यानी कि 2πr², ये रेशियो हमें 2:1 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दोस्त, ये 2πr² हो गया। अब यहाँ से देखो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 और 1 3 बनेगा, जिसकी वैल्यू हमें सवाल में कितना दे रखा है, 2 3 1 और 00, यानी कि 23,100। अब इसको अगर आप काटते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 7700 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7700 है, 1 यूनिट का मतलब 2πr²। अब देखो अगर 2πr² की वैल्यू हमें 7700 दे रखी है तो यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं, चलो मान ही रख देते हैं। 2πr² का मतलब 2 और पाई का मतलब 22/7, ठीक है, और इंटू में 2πr²। आर तो हमें निकालनी ही है तो यहाँ पे आ जाएगा 7700। और इसको आप काट लो तो कैसे काट सकते हैं, देखो ये 2 से कट जाएगा 22 11 बार में, और 77 कट जाएगा 7 बार में। अभी ये 2 दूना 4 से ये कट जाएगा, 25 चौके 100, यानी मैं आर की वैल्यू कह सकता हूँ 2 बार 7 है तो एक 7 निकल जाएगा बाहर, 25 का वर्गमूल 5 यानी कि 7 × 5 = 35। अब आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 35। अब देखो ये रेशियो अगर मैं कटा के देखूँ, इस रेशियो को अगर आप काटते तो आप बोलते कि इस रेशियो में, या अलग मैं लिख ही देता हूँ, देखो 2πRh, इसकी रेशियो किसके साथ दी हुई है, 2πr² के साथ, 2π और r² के साथ। ये दिया कितना था अपने पास, 2/1 दिया था। अब इसमें 2π से 2π तो कैंसिल हो गया, 1 r से 1 r कट गया, तो आप देख रहे हैं कि h और r का रेशियो 2 और 1 का आ गया। h और r का मतलब मैं अलग लिख देता हूँ एक बार ताकि समझ में आ जाए। ऊपर h है और नीचे r है, ये कितने के बराबर आ गया है, 2/1 के। और r की वैल्यू हमारे पास 35 आ चुका है। r की वैल्यू 35 आने का मतलब 1 की वैल्यू 35 है, तो इस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 दूना 70, यानी कि हाइट कितना आ गया, 70। रेडियस 35 हो गया, हाइट 70 हो गया। और हमें क्या बताना है, अब वॉल्यूम बताना है। तो देखो वॉल्यूम का मतलब πr² बताना है, तो πr², देखो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख लो, पाई का मतलब 22/7, ठीक है। 1 मिनट चल नहीं रहा है इधर। पाई का मतलब, चलो कोई बात नहीं है, मैं इसे साफ करके बना देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। आप ये ध्यान रख लो कि r 35 आ गया, h 7 आ गया, इसको काट देते हैं। अब देखो हमें πr² बताना है, तो पाई का मतलब 22/7, r² मतलब 35 आया था तो 35 गुना में 35, और h का मतलब कितना हो गया, 70, ठीक है। अब यहाँ से एक बात और आप देख रहे हैं कि 22 में 11 है, बाकी पूरे में 11 नहीं है, तो 11 से कटने वाला ही ऑप्शन ढूंढ लो आप, ठीक है। अगर 11 से कटने वाला की हम बात करें तो चेक करोगे, देखो ये कट रहा है, तो 7 और 2 9, और फिर 4 और 2 6, ये तो नहीं कटेगा। इसको देखो तो 9 2 11 और 6 5 11, ये कट रहा है। इसको देखेंगे तो 3 2 5 5 और 1 6 नहीं कटा, और ये हो गया 3 और 1 4 और 8 और 1 9 नहीं कटा। ऑप्शन बी जो है ये 11 से कट गया, यानी कि ये सही उत्तर है। अब रह गया बात कि शुरू में ही हम चाहते तो 11 से कटने वाला चेक कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया है अपनी पिछली वीडियो में कि ऐसे क्वेश्चन अब बहुत कम आते हैं, ठीक है। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, और आया भी अगर ऐसा क्वेश्चन तो देखो अगर आपके पास टाइम काफ़ी कम है तो आप डायरेक्ट 11 से कटने वाला ढूंढ लो। लेकिन ये ध्यान रखना कि 11 से कटने वाला कब आंसर हो सकता है, जब हमारा 11 कटा नहीं हो। अगर मान लो इसी में 70/11 आ जाता बना के, फिर तो ये 11 से 22 कट जाता, फिर 11 ही साफ हो जाता इसमें से। तो ये ध्यान रखिएगा कि 11 से कटने वाला हम आंसर कब ढूंढते हैं, जब 11 नहीं हो इसमें, यानी कि रेडियस और हाइट दोनों में ही 11 नहीं आएगा, तभी आंसर 11 से कटेगा। अगर रेडियस या हाइट में से किसी में भी बटा के नीचे 11 आया तो 11 साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 11 से कटने वाला आंसर हमारा कब कब आ सकता है, ठीक है। आप इसको फर्दर सॉल्व करके एक्यूरेट आंसर भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आएंगे जल्दी से। देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है, ध्यान से समझना इस सवाल को, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे है तो इजी ही, लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बस,
सवाल में आपको दिया गया है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या है 14, यहाँ तक ठीक है, और उसकी ऊंचाई 15 है, ये भी ठीक है। जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है, इसके प्रत्येक आधार से 4 समान बेलन काटे जाते हैं और प्रत्येक छोटे बेलन की ऊंचाई 4 है, सॉरी 5 है। तो आपको शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। कोई बात नहीं, पहले तो हम समझते हैं कि सवाल कहना क्या चाहता है। देखिए, एक बड़ा सा बेलन है ऐसे, ठीक है, इस तरीके का। अब इसमें से ये कह रहा है कि 4 बेलन ऊपर से काटे जाते हैं। कैसे, मैं काट के दिखाता हूँ। ये हो गया 1 2 3 और ये फिर 4, ठीक है। इस तरीके के 4 बेलन काट दिए जाते हैं। हालांकि ये चिपका हुआ रहेगा इसमें, आप थोड़ा सा 1 मिनट, ये इसमें मैं मैच करा देता हूँ। इस तरीके का होगा। ये पहला बेलन हो गया, ये दूसरा बेलन, 1 मिनट यार क्या हो गया है, ये दूसरा, ये फिर तीसरा और ये चौथा। ऐसे 4 बेलन ऊपर से काटे जाते हैं। ऐसे ही नीचे से 4 बेलन काट दिए जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 4 बेलन इस तरीके के नीचे से काट दिए जाते हैं। अब आशा है कि आप बात समझ पा रहे हो किस तरह के बेलन काट कर निकाले जाते हैं। 4 बेलन ऊपर से काट दिए गए, नीचे से 4 बेलन काट दिए गए। तो आपको बताना है कि अब जो भाग बच गया उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब जरा ध्यान से एक बात आप समझिएगा यहाँ पर कि इन बेलन के काटने से सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये देखो, ये 4 नए नए वृत्त जो हैं ये माइनस हो रहे हैं इसमें से, ठीक है। लेकिन 4 वृत्त नीचे जुड़ भी रहे हैं, ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। 4 वृत्त माइनस हो रहे हैं तो 4 वृत्त नीचे ऐड भी हो रहे हैं हमारे पास। वहीं यहाँ पर भी 4 वृत्त ऐड हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 4 वृत्त हमारे पास ऐड हो रहे हैं और नीचे 4 सर्कल्स माइनस हो रहे हैं। तो ओवरऑल इनके सर्कल्स से कोई हमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यानी कि जितना सर्कल्स देखो, यहाँ पर 8 सर्कल ऐड 4 सर्कल ऐड हुआ और ऊपर 4 सर्कल माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 4 सर्कल ऐड हुआ, यहाँ पर 4 सर्कल माइनस हो गया। यानी कि इन सर्कल्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा केवल इस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखो, ऐसे अगर फर्क पड़ना रहता तो हम एक बेलन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr तो घटाते ही घटाते, और साथ में हमें ये πr² ऊपर का सर्कल और πr² नीचे का, यानी कि 2πr² भी घटाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि पूरे बेलन का क्षेत्रफल घटाना पड़ता, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल घटाना पड़ता, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया घटाना पड़ता छोटे बेलन के लिए भी। लेकिन छोटे बेलन में हम टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं घटा के केवल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल घटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर्कल्स जो ऊपर और नीचे वाले हैं, वो जितना सर्कल्स कट के बाहर जा रहा है उतना सर्कल्स नीचे बन भी जा रहा है, इसीलिए सर्कल से कोई फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। अब अगर उससे फर्क नहीं पड़ेगा तब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अब रिमेनिंग एरिया अगर हमें बताना हो तो अब ध्यान से जरा आप समझिएगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे रिमेनिंग पार्ट का एरिया लिखना है यानी कि बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बताना है शेष भाग का, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, बड़े बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और माइनस में छोटे बेलनों का एरिया घटा देंगे। तो बड़े बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे लिखेंगे, देखिए बड़े बेलन के लिए आप लिखेंगे 2πr इंटू आर प्लस एच। तो 2 हो गया दोस्त, ठीक है। बड़े बेलन में हम लिख देते हैं 2πr इंटू आर प्लस एच। तो 2π के लिए मैं पाई ही छोड़ देता हूं, ठीक है, 1 मिनट। 2π और r के लिए मैं लिखूंगा 2πr इंटू आर प्लस एच। 1 मिनट यार, चल नहीं रहा है, पेन जैसा दशा हो गया इसका। तो चलो देखते हैं कहाँ चलेगा भाई, यहाँ पे लिख के कोशिश करता हूँ। देखो 2πr और इंटू आर प्लस एच, तो r तो 14 है, ठीक है, और इंटू में r प्लस एच यानी कि 14 प्लस में 15, ऊंचाई 15 है, तो r प्लस एच कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये तो इसका बात हो गया। अभी इसमें देखो अगर मैं मान भर दूं, हालांकि हम एक ही साथ दोनों लिख के घटा देते, लेकिन अभी जगह नहीं है इसीलिए मैं नहीं घटा रहा हूं, लिख नहीं पा रहा हूं। या चलो लिख ही लेते हैं इतना, और माइनस में हमें घटाना है। देखो ये माइनस का चिन्ह है, माइनस में 8 और गुना में छोटे वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। बड़े वाले बेलन में हमने टोटल सरफेस एरिया लिखा है, ये ध्यान रखना, और छोटे वाले में हम केवल वक्र पृष्ठ लिखेंगे, क्योंकि बड़े वाले में हमें ये ऊपर वाला भी निकालना है और नीचे वाला भी। छोटे वाला में तो हमें पता है कि ऊपर और नीचे वाला, ऊपर वाला कट के बाहर जा रहा है और नीचे वाला जो है वो बच जा रहा है, इसीलिए ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल से कोई मतलब नहीं रह जाता है छोटे वाले में। तो हम बड़े वाले में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और छोटे वाले में क्या लगाएंगे दोस्त, छोटे वाले में लगाएंगे केवल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि होता है 2πrh। तो यहाँ भी 2π आ गया हमारे पास,
और आर एच की बात आ गई तो आर छोटे वाले में आर कैसे निकालेंगे। देखो अब छोटे वाले में आर निकालने के लिए बड़े वाले के लिए आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक बड़े वाले का व्यास कितना है। तो अगर त्रिज्या है 14 बड़े वाले में तो व्यास हो जाएगा 28। बड़े वाले में जो व्यास है 28 वो किसके बराबर है। तो आप 2r जोड़ लो तो 2 2 4 2 6 2 8 आर के बराबर है। ठीक है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं 2 चौके 8 और 7 चौक 28, यानी कि आर जो है ये 7/2 है। ठीक है, आर कितना है यहाँ पे 7/2 है, तो मैंने आर के बदले में 7/2 लिख दिया। और एच कितना है तो एच बोलेंगे ऊंचाई 5 है छोटे बेलन की, तो यहाँ पे 5 भी आएगी। 5 के लिए जगह नहीं बचा, लेकिन किसी तरह से 5 मैंने लिख दिया। अब देखो इसकी वैल्यू हमें लिखनी है, तो सीधी सी बात है, वैल्यू तो आसान है लिखना। कैसे, आप 2πr ही देख लो, केवल इसमें मैं 2πr की बात करूँ। अब जरा ध्यान से बात समझना। ठीक है, ये जो 2πr है हमारे पास, तो 2πr अगर 7 होता तो ये बन जाता 44, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है 14 है, तो ये 44 का डबल बनेगा यानी कि 88। ठीक है, ये 88 बनेगा और गुणा में 29 है। तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। लास्ट वाले में इसमें 6 है। यूनिट डिजिट अगर अलग अलग है तो केवल यूनिट डिजिट पे मैं काम करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो 88 आ रहा था और 8 9 72, यानी कि लास्ट का अंक 2 आ गया। इसमें लास्ट का अंक देख लो तो 2 से 2 कट गया यहाँ पे। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूं, या 2 से 2 नहीं काटता हूं क्योंकि 2πr मेरा निकल जाएगा। देखो 2 से इसको काट रहा हूं मैं, 2 चौके 8 और 2πr में 2π और 7 है। ध्यान से देखिए 2π इंटू में 7, तो 2πr 7 के कंडीशन में कितना आता है 44 आता है। तो ये 44 और ये 4 5 20 है। 20 का मतलब यूनिट डिजिट 0 ही आ गया, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है, 2 का मतलब ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। इसी में लास्ट में यूनिट डिजिट जो है वो 2 है। देखिए सवाल तो आसान ही है, हालांकि मेरे पास मोबाइल स्क्रीन पर थोड़ा छोटा जगह है, इसीलिए मैं सही से लिख नहीं पाया, लेकिन बोलकर मैंने पूरी कोशिश है आपको समझाने की कोशिश की है पूरी तरह से। फिर भी आपको सवाल समझ में आया कि नहीं, आप मुझे से ज़रूर से कमेंट करके ये बात बताइए। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर मैं अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में मेंसुरेशन की इसी सवाल को वापस डिस्कस कर दूंगा पहले ही। ठीक है, तो जो लोग देखें वो ज़रूर से मुझे बताएं कि ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, बोलकर ही बताना है तो एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से ज़रा बात समझिएगा। मैंने आपको बोला दोस्त कि ऊपर से 4 ऐसे ऐसे काटे गए हैं हमारे पास। ठीक है, थोड़ा चलो इससे लिखते हैं ब्लू वाले से। देखो ऊपर से 4 ऐसे ऐसे बेलन काटे गए हैं और नीचे से भी 4 बेलन काटे गए हैं, और काटने के बाद जो शेष भाग है उसका हमें बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैंने बोला दोस्त कि पूरे बेलन का आप पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो, 2πr इंटू आर प्लस एच, वो आ गया 2π इंटू में 14 और गुणा में 14 प्लस 15, क्योंकि आर प्लस एच लिखना था तो वो था 29, और माइनस में हमें 8 बेलन घटा देना था तो मैंने ये लिख दिया 8, और बेलन का 2πrh लिखना था तो 2πr के बदले में मैंने 7 लिख दिया, और h की जगह में पर मैंने 5 लिख दिया। r की जगह पर 7/2 लिखा था। कैसे लिखा था वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल व्यास जो है वो 14 दूना 28 है, लेकिन इनका 2r 4 बार जोड़ेंगे तो 8r 28 के बराबर है, तो 1r 7/2 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से आप त्रिज्या के बराबर भी कर सकते थे कि 4r जो होगा वो 14 के बराबर होगा, तो 1r 7/2 के बराबर होगा। ठीक है, बस सारा वैल्यू आप रख लीजिए, और यूनिट डिजिट लास्ट में इसमें 2 आएगा बड़ा वाला में, और छोटा वाला में 0, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 यूनिट डिजिट आएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। पूरा कैलकुलेट करते तो भी बड़ा सवाल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 10 एक समान गोलीय गेंदों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में 20% ठोस बर्बाद हो जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। आसान सा सवाल है, देखिए क्या करना है। देखो जब पिघलाकर दूसरा चीज़ बनाया जाए तो आयतन बराबर होता है, ये बात मैंने बताई थी, लेकिन इस सवाल में डायरेक्ट लिखा है कि 20% ठोस यानी कि सॉलिड जो है इसमें वो वेस्ट चला जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है। अगर 20% सॉलिड वेस्ट चला गया तो 80% हमारे यूज किए होगा, तो जो वॉल्यूम होगा वो टोटल वॉल्यूम बराबर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर 80% ही बराबर करना पड़ेगा। देखिए पहले तो आप समझ लीजिए शुरू से क्या बात है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का 10 एक समान गोलीय गेंदों को पिघलाया गया है, ठीक है, और एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो आयतन बराबर करने चलेंगे अगर हम, तो बड़े गोले का आयतन हम कह सकते हैं कि 4/3 और πr³ होगा। ठीक है, छोटे गोले में कह रहा है कि इस गोले को कैसे बनाया गया है, 10 गोले छोटे छोटे गोलों को मिलाकर, तो 10 और गुणा में छोटे गोले की अगर हम आयतन लिखें तो 4/3 और πr³, तो r छोटे में 3 दिया हुआ है तो 3 का क्यूब यहाँ पे कितना आ जाएगा 27।
लेकिन ये भी आप बात समझिए कि ये टोटल वॉल्यूम हम नहीं ले सकते हैं, इसमें से 20% वेस्ट चला गया है, तो इसका 80% ही लेना है आपको। 80% का मतलब हो गया 80/100। बस अब आप काट लो। देखो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो तो साफ़ हो गया, और इस 3 से ये 3 साफ़ हो गया, 4 पाई से ये 4 पाई साफ़ हो गया। तो आर क्यूब आपका कितना रह गया दोस्त, 27 रह गया, और गुना में 8 रह गया। 27 के पास से 3 आ जाएगा, 8 के पास से 2, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 6। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। सवाल भी आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। बड़े गोले का आयतन जो है वो 10 छोटे छोटे गोलों के आयतन के बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर 20% वेस्ट चला गया है, इसीलिए 80% ही रह गया, तो 80/100 से हमने गुना करा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, इस सवाल में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे दिया गया है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 7 है, उसकी ऊंचाई 21 है, उसे पिघलाकर छोटी छोटी गोलियों में बदला जाता है और प्रत्येक गोली एक समान है, और प्रत्येक गोली के 2 भाग हैं जिसमें आधा बेलन है यानी कि कुछ पार्ट बेलन है, और एक आधार के ऊपर एक अर्धगोला भी लगा हुआ है। गोली की कुल ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या है गोली की वो है 2.1 सेंटीमीटर, तो लगभग कितनी पूरी गोलियां बनाई जा सकती हैं ये बताना है। देखो एक तो लगभग में निकालना है, ऑप्शंस भी काफ़ी करीब करीब हैं, तो सवाल कैलकुलेटिव होने का पूरा चांस है। तो आप फर्स्ट टाइम तो इसे लीव ही कर दो, बाद में टाइम बचाकर आप इसे सॉल्व करो। चलो सॉल्व करने के लिए पहले मैं चित्र पर आता हूँ। चित्र में कह रहा है कि एक बेलन है पहले तो, ठीक है, यानी कि ऐसा एक बेलन हमने मान लिया कि एक बेलन है। अब इसमें बेलन में कह रहा है कि ऊपर वाले पार्ट पर एक अर्धगोला भी रखा हुआ है इस तरीके का, तो अर्धगोला मैंने रख दिया। अब ये कह रहा है कि पूरा जो हाइट है इसका ये है 3.5। चलो पूरा हाइट 3.5 है, ये बात हमने मान लिया, लिख नहीं रहे हैं हम, ठीक है। अब गोली की कुल ऊंचाई 3.5 थी, ठीक है यहाँ तक। आधार की त्रिज्या कितनी थी, 2.1 थी। अगर आधार की त्रिज्या 2.1 है, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि जितनी त्रिज्या हमारे बेलन के लिए होगा उतना ही त्रिज्या इस अर्धगोले के लिए होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ये बात लिख देते हैं। अर्धगोले में रेडियस कितना हो जाएगा, 2.1, और यही रेडियस हो जाएगा बेलन में भी, लेकिन बेलन की हाइट तो 1.4 ही बच जाएगी, क्योंकि बेलन में पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक तो था 3.5, लेकिन ऊपर का ये रेडियस वाला पार्ट तो घट जाएगा ना इतना। 3.5 में से 2.1 घटा देंगे तो 1.4 बच जाएगा, केवल यहाँ से यहाँ तक। ऊपर एक रेडियस 2.1 घटाना पड़ेगा, तो ये आ गया 1.4 हमारे पास केवल बेलन की हाइट। अब देखो यहाँ पर ये बात आपको कन्फर्म पता चल जाएगा, चूंकि हमें बड़ा बेलन, एक ठोस बेलन दिया गया है जिसका त्रिज्या 7 और ऊंचाई 21 है, इसको पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं, तो सारी गोलियों का जो आयतन होगा वो बड़े बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो हम आयतन बराबर करने वाले हैं यहाँ पर, सीधी सी बात है। तो बड़े गोलन का आयतन तो आप पाई आर स्क्वायर एच लिख लोगे। तो देखो पाई तो दोनों तरफ से कट जाएगा क्योंकि दोनों में पाई आने वाला है, तो पाई मैं छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, और इंटू में पाई आर स्क्वायर एच लिखना है, तो एच का मान हो गया हमारे पास 21, ऊंचाई 21 है। और बराबर में छोटे वालों में हम मान लेते हैं एन गोलियां बनी होंगी, तो एन, और इंटू में प्रत्येक गोली का आयतन लिखना पड़ेगा। तो आयतन देखो इसमें आपको अर्ध गोले का आयतन यानी कि 2/3 और पाई आर क्यूब, तो आर तो कट गया है, हमने आर पाई आर क्यूब, पाई काट दिया है हमने पहले ही कॉमन लेके, तो पाई काट देने के बाद आर क्यूब रह गया यानी कि 2.1 का क्यूब, तो यहाँ पे मैं 2.1 का क्यूब ले रहा हूँ। 2/3 पाई आर क्यूब लिखना था, लेकिन पाई हमने काट दिया है पहले ही, तो आर क्यूब केवल रह गया, और प्लस में बेलन का आयतन आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो बेलन कितना है हमारे पास, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई कट गया है, तो आर स्क्वायर यहाँ पर 2.1 का स्क्वायर, और इंटू में एच की जगह पर कितना लिखेंगे, 1.4 बेलन के लिए, ठीक है। अब देखो 2.1 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे है 7 गुना में 21, और बराबर है n, और गुणा में कॉमन क्या होने लायक है, तो आप बोलेंगे 2.1 का स्क्वायर कॉमन है। 2.1 के स्क्वायर को हम बाहर लाके 21/100 लिख देते हैं, 21 का स्क्वायर और बटे में 100 लिख देते हैं। 2.1 का स्क्वायर कॉमन होगा ना, बाकी अंदर क्या रह जाएगा इसमें, 2/3 और गुणा में एक 2.1 रह जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2.1 तो बाहर चला गया है, तो केवल 1.4 रह जाएगा। अब यहाँ से देखो आप कि इस 21 से ये स्क्वायर कट जाएगा, और इस 7 से 7 तियाँ 21 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास अभी 700 और बटे में 3 तो बचा हुआ है। राइट साइड में ये 3 सत्ते 21 कटेगा 0.7 टाइम्स, और 7 दूना 14 दूना 28 आ जाएगा, यानी कि n और इंटू में 28/10 आ जाएगा। 28 आता लेकिन पॉइंट में आता, 2.8 आता, तो मैंने 10 नीचे कर दिया है पॉइंट हटा के। अब अगर काटते हैं तो ये 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, और 4 को हम काट सकते हैं, 2 दूना 4 और 5 दूना 10,
यानी कि हमारे पास ओवरऑल आ गया कितना, 500 और बटे में 6। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 500 और बटे में 6। आप डिवाइड कर लो तो 6 अट्ठे 48 और फिर 6 तियाँ 18, लगभग 83 आएगा। हमें बताना है लगभग कितनी पूर्ण गोलियां बनेगी, तो 83 पूरी पूरी गोली बन जाएगी, बाकी तो पॉइंट में ही आ रहा है। तो आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। सवाल बड़ा नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी है जो आपको करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि एक घन जिसका माप जो है वो है 50 गुना में 40 गुना में 30 सेंटीमीटर, इसको 3 बार काट करके और 8 समान भागों में काटा गया है। 3 कटाव द्वारा 8 समान भागों में काटा गया है और सभी 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा देखिए, 8 भागों का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और 8 भाग समान है, तो कुल मिला के बात ये हुआ कि हमें 8 गुना में 1 भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। 1 भाग का क्षेत्रफल और गुना में अगर 8 कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। इसका सीधा अर्थ ये है कि आंसर हमारा 8 का मल्टीपल आएगा, 8 से कटने वाला आंसर होगा। 8 से कटने का मतलब लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाए, और ऐसा ऑप्शन बी सी में है केवल, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है कि लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाए। तो ऑप्शन सी अपना आंसर है। अब रह गया बात कि अगर और भी ऑप्शन होते कटने वाला तो हम सॉल्व कैसे करते, तो मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला बात आप समझ लीजिए कि एक तो घन है, तो घन कुछ इस तरीके का है हमारे पास, मान लेते हैं ऐसा घन है। ठीक है, अब इसको काटा गया है कितने भागों में, 8 भागों में काटा गया है। 8 भागों में कैसे काटा जाएगा, देखो एक तो ऐसे कटेगा, फिर ये 1 मिनट बराबर कट जा भाई, फिर बीच से ऐसे काटना पड़ेगा इसको, फिर नीचे भी ऐसे कटेगा और यहाँ पर भी ये कुछ इस तरीके का कटेगा। कुल मिला के ऐसे कटेगा और ऐसे में ये 8 पार्ट बन चुका है, ऊपर 4 भाग 4, 8 भाग बन चुका है। इस तरीके का कुल कटेगा। अब देखो इसमें मेन बात है कि हमें दिया हुआ है माप इसका कि 50 है लंबाई। अगर लंबाई 50 है, अब ज़रा ध्यान से समझिएगा आप, लंबाई 50 है और हम बीच से बिल्कुल काटेंगे। ठीक है, बीच से बिल्कुल काटा गया है, तो ये पूरा अगर 50 था तो आधा कितना रह जाएगा इसमें से। मैं केवल एक बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ये बॉक्स जो एक बनेगा इसमें से उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एक बॉक्स में आप देखेंगे कि अगर 50 था तो आधा ये 25 रह जाएगा। लेंथ देखो, मैं एक छोटा बॉक्स अगर अलग निकाल दूँ, ऐसा कुछ छोटा बॉक्स मिलेगा हमें इसमें से कट करके। ठीक है, तो इसमें लेंथ कितना रह जाएगा, 50 का आधा 25 रह जाएगा क्योंकि बीच से काटा गया है। फिर इसकी चौड़ाई रह जाएगी कितनी, 40 की आधा 20, और इसकी ऊंचाई रह जाएगी 30 की आधा यानी कि 15। तो ये एक जो बॉक्स मिलेगा काटने के बाद वो ऐसा मिलेगा। ठीक है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आधा आधा होगा। अब देखो ये अगर आधा आधा है तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख लो कि 8 भागों का क्षेत्रफल होगा 8, और इंटू में सरफेस एरिया हम कैसे लिखते हैं, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है क्यूबाइड का सरफेस एरिया, यानी कि क्यूबाइड को क्या बोलते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो 25 गुणा में 20, आप कर लेना अब 25 गुणा में 20। ठीक है, एक ही बार मैं गुना करके ही लिख दूँ क्या, चलो आप कर लेना। और फिर 20 गुणा में 15 यानी कि 300, और फिर 15 गुणा में 25, 15 गुणा में 25 कितना हो जाएगा, गुना कर लो आप, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, 375। अब इसको आप पूरा काउंट कर लो तो पूरा आपको ये निकाल करके 188 पर 00 आ जाएगा। आप चेक कर लेना, मैं 8 का मल्टीपल ढूंढ लिया हूँ, वही बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना मैंने बता दिया है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए भाई, आज का लास्ट सवाल इस वीडियो का सवाल में आपको दिया गया है कि जैसा कि आकृति में आपको दिया गया है, एक घन से एक समकोणीय त्रिभुजाकार पिरामिड एक्स वाई जेड बी काटा जाता है, जैसा कि चित्र में दिया गया है। समकोणीय है, ठीक है, यानी कि इसमें जो ऊपर एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये भी मान लिए चलिए। अब कह रहा है कि घन की भुजा अगर 16 है और एक्स वाई तथा जेड जो चित्र में दिया गया है वो मध्य बिंदुएं हैं, तो आपको पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब जरा ध्यान से बात को समझिए, चित्र में आते हैं, कुल मिला के जो बात है वो चित्र में समझेंगे। यहाँ पे आप एक बात समझ लो, जैसे कि ये अगर मध्य बिंदु हैं और ये पूरा हाइट 16 था, तो पूरा हाइट 16 होने का मतलब ये इसमें जो हाइट बनेंगे वो कितने कितने बनेंगे, हाइट ये 8 8 बनेगा। ठीक है, हर एक हाइट कितने का बनेगा भाई, 8 का बनेगा। ये सारे हाइट 8 8 के हैं। और ये जो नीचे वाला लाइन है, यानी कि मैं जेड वाई की बात कर रहा हूँ, जेड वाई कह लो या फिर एक्स जेड कह लो या एक्स वाई कह लो, ये सारा कितना आ जाएगा, 8√2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज जो है वो समकोण है, जो ये हर एक कोण बना है वो समकोण है। इसमें देखो यहाँ पे कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर 90 डिग्री का है, मैं अगर बात करूँ आपको कि ऐसा कुछ पिरामिड आपको प्राप्त हुआ है बाहर इस तरीके का, 1 मिनट, ऐसा पिरामिड आपको मिला है। ठीक है, इसमें टॉप पर, अब इसको दिखा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, तो मैं चित्र नहीं बना रहा हूँ, आप इसी में समझ लो।
ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री क्या है, क्योंकि ये स्क्वायर है, एक घन है, तो इसके कोण पर 90 डिग्री का कोण बनेगा शीर्ष पे। अब देखो अगर ये 8 है, 8 है, एक त्रिभुज मैं इसमें से अलग करके जरूर दिखा सकता हूँ। ये त्रिभुज जो है इसमें हमारे पास ये 8 था, ये 8 था और ये हमने निकाला है जो कि 8√16 है। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में अगर दो साइड 8 है तो अगला 8√2 होगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 8√2 होगा XY का मान। अब हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया यहाँ से। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं इसका, देखो इजी है टोटल सरफेस एरिया निकालना। सीधी सी बात है, पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया लिखना है, यानी कि हम लिखेंगे उसका बेस का एरिया। देखिए बेस का एरिया और प्लस में आपको लिखना पड़ेगा LSA, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया तो हम इजीली लिख सकते हैं। देखो पहले बेस एरिया का बात करें तो बेस किस कैसा है इसका, एक समबाहु त्रिभुज है। ये सवाल में दिया था, ठीक है, सवाल अभी ऊपर है तो दिख नहीं पाएगा, लेकिन इसका बेस जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है। आप समझ भी सकते हैं क्योंकि ZY जो है और YZ जो है और XY XZ और YZ ये तीनों बराबर हैं। अगर तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों साइड बराबर होने के कारण बेस कैसा हो गया, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, क्योंकि ये XY YZ और ZX बराबर हैं तो बेस समबाहु त्रिभुज हो गया। तो बेस एरिया के बदले में हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे √3/4 और इंटू में साइड का स्क्वायर। और साइड कितना आ चुका है हमारे पास 8√2, तो 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा। यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 और √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया। और प्लस में हमें LSA लिखना है। LSA देखो इसमें जो सरफेस एरिया निकालेंगे वो सरफेसेज 3 सरफेस हैं, इसके 3 फेसेज हैं। आप चित्र में ये बात देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 फेसेज हैं और तीनों फेस एक एक समकोण त्रिभुज है। 3 समकोण त्रिभुज से बना हुआ है। तो LSA में हम 3 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं। तो 3 और गुना में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और बेस इंटू हाइट लिखना पड़ेगा। तो बेस हाइट तो हमारे पास 8 ही है, क्योंकि ये देख रहे हैं ये भी 8 है, ये भी 8 है। चित्र में आप देख सकते हैं बेस हाइट 8 है। अब कैलकुलेट कर लो, ये 4 से 16 चौके 64 और 16 दूना 32√3 आएगा और प्लस में ये 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, तो 8 या 24 चौका 96 प्लस का 96, 32√3 और प्लस का 96। अब ये √3 है एक्चुअली में 32√3। आप देखो यहाँ से चेक ही कर लो कि 32√3 किस में आ रहा है। देखो इसी ऑप्शन में डी में 32√3 मिलेगा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो। इसमें तो 28 ही है, 28√3 मिलेगा, इसमें 24√3 मिलेगा, इसमें 48√3 मिलेगा। ऑप्शन डी सही है। या फिर आप इसमें से कॉमन ले लो 32, तो भी आपका मिल जाएगा 32 इंटू में 3 प्लस में √3। तो ये अपना आंसर है। आसान सवाल था, थोड़ा कटिंग करना था और कुछ नहीं। तो आशा है कि बात आपको समझ में आया होगा। स्क्रीन पे थोड़ी लिखने में आज दिक्कत हो रही है, पता नहीं कहीं कहीं चल नहीं रहा है स्क्रीन पे। अब क्या कारण है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। फिर भी मैं बोल कर समझाने की काफ़ी कोशिश किया हूँ। अगर आपको बातें समझ में आ गई हो तो ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइए। और वीडियो देखने के लिए आपका काफ़ी धन्यवाद। और ज़रूर से अगले वीडियो भी देखिएगा, काफ़ी जल्दी आने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट रह गया है, मुझे आज ध्यान आया, तो प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो कल पहले आएगी, उसके बाद मेंसुरेशन आएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।